हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो कक्षा 11 की गणित का जो पहला चैप्टर था वो था समुच्चय, उसके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा था। तो आज हम उस समुच्चय से जुड़ा हुआ आगे का पार्ट सीखते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और हमारा जो चैनल है उसमें हमने जो कल का एक वीडियो डाला था वो हमारा पहला वीडियो था, तो वो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं हमारे ये जो समुच्चय जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे पढ़ते हैं। उसमें कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली थी। तो समुच्चय की परिभाषा में फिर हमने पढ़ा था कि वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय पढ़ने के बाद में हमने उसको पढ़ा था कि समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं और उसको दर्शाते गणितीय भाषा में दर्शाते कैसे हैं, वहाँ तक हमने सीख लिया था। अब फिर हमने जो पढ़ा था वो था कि जो समुच्चय निर्माण विधि होती है वो कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको सेट्स जो समुच्चय निर्माण विधि है उनमें मैंने आपको दो विधियां बताई थी। कितनी विधियां बताई थी? दो। उनमें पहली थी रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, और जो दूसरी विधि थी वो मैंने बताई थी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि मैंने आप लोगों को ये दो विधियां बता दी थी कि पहली तो होती है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं कि ये जो मैंने आपको नाम बताया है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, उसमें हम किस तरीके से समुच्चय को दर्शाते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि समुच्चय जो निर्माण विधि है उसमें किस तरीके से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ये जो रोस्टर है या सारणीबद्ध विधि है इसके अंदर चलेंगे। अब तो सबसे पहले यहाँ पर रोस्टर विधि कौन सी है? रोस्टर विधि। मैंने आपको बताया था कि समुच्चय निर्माण विधि होती है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि अपने पढ़नी है। मैंने बताया था कि समुच्चय को लिखते किससे हैं? समुच्चय को हम हमेशा किससे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जो अवयव होते हैं, जो हमारे पास जो अवयव होते हैं उनको हम लिखते हैं छोटे स्मॉल अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर्स में। जैसे मैंने लिख दिया E, X, Y और Z। इस तरीके से मैंने ये रोस्टर विधि है अपनी। रोस्टर या सारणीबद्ध विधि में हम इस तरीके से लिखते हैं समुच्चय, फिर मझले कोष्ठक में उसके अवयव। इस तरीके से हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें किस प्रकार से क्या इसके नियम होते हैं कि हम किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो अपनी रोस्टर या सारणीबद्ध विधि है उसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो रोस्टर मान लो कि हमने लिखा ये कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया। तो ये तो कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं मानता हूँ कि जैसे अपन ले लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया SCHOOL, ये ले लिया। अब मैं इसकी सारणी बनाता हूँ, मतलब इसका समुच्चय बनाता हूँ। तो किस तरीके से बनाऊँगा? ये मैंने ले लिया S, ये ले लिया मैंने C, ये ले लिया मैंने H, यहाँ ले लिया O और यहाँ ले लिया L। तो मैं इस तरीके से ले लूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने ये बात है कि मैंने जो ये स्कूल है, ये जो विद्यालय का अंग्रेजी नाम है स्कूल, मैंने इसको किस में बताया? रोस्टर या सारणीबद्ध विधि के अनुसार इसको मैंने लिखा। तो मैंने S लिखा, C लिखा, H लिखा, डबल O। यहाँ पर कितने डबल O हैं? 2 O हैं। तो जब हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि पढ़ेंगे तब हम कितना O लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ से एक चीज़ बात निकल के आती है कि हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। इससे पहले लिखते हैं अवयवों या
सदस्यों की अवयवों या सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आ गई कि रोस्टर या सारणीबद्ध विधि अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्या नहीं करते हैं, उसमें अवयव या सदस्य की क्या नहीं करती हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उसका, अवयवों या सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि अवयव चाहे कितने भी हों हम उनकी क्या नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। मैंने क्या ले लिया कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का क्या लेना है, अपन को समुच्चय लेना है। तो मैंने ले लिया, तो उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। कि कौन कौन सी आ गई, 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या है कि 10 से छोटी है और विषम है और प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय हो गया। तो हम जो इस तरीके से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, या इसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, TABUL, टेबुलर मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, टेबुलर मेथड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, जो रोस्टर या सारणीबद्ध विधि है इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने बात यह है कि जब भी अपन रोस्टर या सारणीबद्ध विधि लिखेंगे उसमें जो भी अवयव होंगे उनको किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे, और किसी भी अवयव की क्या नहीं करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप लिखने का तरीका हो गया। अब चलिए अपने दूसरा जो हमने विधि पढ़ी थी वो देखते हैं। इसमें इतना रोस्टर विधि है, इसमें इतना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि ये रोस्टर विधि है। और ये बस ये विधियों का नाम है कि हम कौन सी विधि से लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इसे रोस्टर विधि से लिखें, तो हम क्या करेंगे, मझले कोष्ठक में लिख देंगे और जो अवयव डबल है उनका हम 1 लिख देंगे। तो ये रोस्टर विधि हो गया। अब दूसरा अपन देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि। जो दूसरा था वो देखते हैं अपन क्या, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हम देखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने लिखा था कि रोस्टर रूप है, उसमें लिख दिया हमने 1, 2, 3, 5, 7 और 9, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अब जब समुच्चय निर्माण विधि लिखेंगे तब उसमें क्या लिखेंगे, काम वही होगा, लेकिन जो हम अंक या सदस्य दर्शाते हैं उनको हमें भाषा के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर n x, ये लिख 2 मैंने लगा लिया, x 1 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। क्या लिख दिया मैंने कि ये जो n है, ये n जो समुच्चय लिखा है वो क्या है, x कॉलन x, x कॉलन x 1 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस प्रकार से पढ़ेंगे कि x इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x 10 से छोटी क्या है, विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, x इस प्रकार है कि x 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। अब जब हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो रोस्टर रूप में लिखेंगे क्या, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है कितनी, 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या हो गई, ये विषम प्राकृत संख्याएं हो गई। तो ये विधि हो गई, वो तो कौन सी होगी, अपना टेबुलर मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया, या रोस्टर विधि हो गई। ये कौन सा हो गया, समुच्चय निर्माण विधि, बिल्डअप सेट्स।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम ये जो रोस्टर विधि है और समुच्चय निर्माण विधि है वो लिख सकते हैं। जब रोस्टर विधि लिखते हैं तो हम अवयव या सदस्यों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, और जब हम समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं तब क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो अक्षर दे रखे होते हैं, जो सदस्य, जो अवयव या जो वस्तुएं दे रखी होती हैं, उनको हमें भाषा के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे x एक 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। x यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया n इक्वल्स टू a ले लेता हूँ a x स्क्वायर, और यहाँ ले लिया x एक पूर्ण संख्या है। x क्या है? एक पूर्ण संख्या है। मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर जो इस प्रकार है कि x एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर मैं अगर 0 लूँगा तो 0 का स्क्वायर, 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर, 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर। हमने क्या लिख दिया? इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख दिया। अगर मैं इसी को रोस्टर रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 0 1 4 और 3 का कितना? 9, 4 का 16। इसे ऐसे इसको मैं लिखता रहूँगा। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है? अपन को वर्ग दे रखा है, तो इसके में क्या कर दिया हमने? वर्ग। तो ये तो क्या हो गया? रोस्टर रूप। और ये जो हो गया वो कौन सा हो गया? यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि हो गया। हमें रोस्टर रूप में बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम रोस्टर रूप या टेबुलर मेथड लिखेंगे तब हमें किसी भी अवयव, सदस्य या वस्तु का पुनरावृत्ति नहीं करनी है, मतलब हमें एक बार ही लिखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं। अपन समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर में बदल सकते हैं, और रोस्टर विधि का जो भी परिणाम है उसको हम समुच्चय निर्माण विधि में बदल सकते हैं। तो इस पर समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स, काइंड्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं तो अपन एक एक करके समुच्चय को पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, समुच्चय, सबसे पहला समुच्चय आएगा रिक्त समुच्चय। कौन सा? रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रिक्त यानी खाली, यानी कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव, सदस्य या वस्तुएं ना हो, वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कौन सा रिक्त समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। हम रिक्त समुच्चय को किस प्रकार से डिनोट करेंगे? इस प्रकार से हमें लिख देंगे, या कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर ये फाई, क्या है इसका अर्थ? फाई, इसको क्या बोलते हैं अपन? फाई से भी आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए, ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा, मैं आपको रिक्त समुच्चय की परिभाषा लिखने से पहले आप इसको समझ ही लो कि रिक्त समुच्चय है क्या। तो देखिए, जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त मतलब खाली, खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, अवयव ना हो, उसे क्या कहेंगे? हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो रिक्त समुच्चय है उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? मझला कोष्ठक दर्शा दिया, इसके अंदर आपने कोई भी अवयव नहीं लिखा, और या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, फाई या रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद में हमारे पास आता है कौन सा? दूसरा है हमारे पास एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय आ गया? एकल समुच्चय। हमारे पास कौन सा समुच्चय आ गया? एकल समुच्चय आ गया। एकल समुच्चय, तो हमारे को नाम से ही पता चल रहा है कि एकल मतलब एक, और वह समुच्चय जिसमें सदस्य या अवयव की संख्या कितनी हो? ओनली एक हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो ये कौन सा हो गया? एकल समुच्चय हो गया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर a, तो ये कौन सा हो गया? एकल समुच्चय हो गया। तो आपको परिभाषा यहीं से याद हो रही है कि एकल समुच्चय का मतलब ये हुआ कि वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव या एक ही सदस्य हो, उसे क्या कहेंगे अपन? एकल समुच्चय कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। जो आगे का समुच्चय है वो पढ़ेंगे हम परिमित और
और अपरिमित समुच्चय। कौन सा? परिमित पढ़ेंगे और अपरिमित समुच्चय पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे कि परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं कोई समुच्चय लिख रहा हूँ, पी लिख दिया मैंने, वो तो लिख दिया मैंने ए ई आई ओ यू। एक समुच्चय आर लिखता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। एक समुच्चय में लिखता हूँ n बराबर x, x एक प्राकृत संख्या है। क्या लिखा मैंने? यहाँ पर 3 समुच्चय लिखे हैं, P बराबर A E I O U, R बराबर 1 2 3 4 5 और N बराबर लिखा मैंने X इस प्रकार है कि X एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर अपन को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने अवयव या सदस्य हैं? 5। और यहाँ पर कितने अवयव या सदस्य हैं? 5 हैं। लेकिन हमें यहाँ पर x एक प्राकृत संख्या है और हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो देखिए यहाँ पर परिमित मतलब कि यहाँ पर सिर्फ फिक्स है ये कि ए ई आई ओ यू मतलब कितने अवयव हो गए? 5। लेकिन यहाँ पर x अगर प्राकृत संख्या है तो अवयव की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि किसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे और किसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो इसकी परिभाषा है वो ये है कि किसी भी समुच्चय में अगर अवयवी या सदस्यों की संख्या हम ज्ञात हों या फिक्स हों तो उन्हें क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। और वे समुच्चय जिनमें अवयव या सदस्यों की संख्या अनंत तक जाती हो या जिनका हमें पता ना हो कि इसमें कितने अवयव या कितने सदस्य हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कौन सा समुच्चय? अब पढ़ेंगे अपन समान या समान व असमान समुच्चय। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने ले लिया P बराबर 5, दूसरा मैंने ले लिया = 0। ये मैंने कोई समुच्चय ले लिया। P बराबर 5 और Q बराबर x - 5 बराबर 0, यानी कि x इस प्रकार है कि x - 5 बराबर 0। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर x - 5 बराबर 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर 5 प्राप्त होगा। तो जो P समुच्चय है उसमें भी कितना है? 5 है। और जो अपने पास Q समुच्चय है उसमें भी कितना आ गया? अवयव एक ही अवयव आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो इन दोनों समुच्चय को आपस में क्या कहेंगे? अपन समान समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ से आपकी परिभाषा निकल के आ गई कि समान समुच्चय क्या होगा? वे समुच्चय जिनमें अवयवों, सदस्यों या वस्तुओं की संख्या क्या हो? हमेशा समान हो, उन्हें क्या कहेंगे? हम समान समुच्चय कहेंगे। चाहे वो हमें रोस्टर रूप में लिखे हुए हों या हमें जो समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखे हुए हों, लेकिन जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी? हमेशा समान ही होगी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि समान समुच्चय होगा। और वही इसका विपरीत है कि असमान समुच्चय किसे कहेंगे? वे समुच्चय जिनमें अवयवों या सदस्यों की संख्या क्या हो? समान नहीं हो, यानी कि असमान हो। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? हमें असमान समुच्चय कहेंगे। अब देखिए, अब मान लो कि हमारे पास दो समुच्चय हैं A व B। कौन कौन से समुच्चय हैं? A व B। अब एक का प्रत्येक अवयव किस में हो? B का B में। A समुच्चय का प्रत्येक अवयव किस में हो? B में। और B अवयव का प्रत्येक समुच्चय किस में हो? A में हो। यानी कि A समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव B में हो, B है उसका प्रत्येक अवयव A में हो। तो हम क्या कहेंगे कि A व B समुच्चय क्या है? A व B सेट इक्वल हैं या समान हैं। तो हम क्या कहेंगे? A व B सेट्स दोनों क्या हैं? समान है। तो यहाँ से आपको परिभाषा
आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो नाम है उनके अकॉर्डिंग ही आपको समझना है कि ये क्या है। आप रटोगे तो रटते जाओ, रटने के लिए तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर पहला आया रिक्त समुच्चय। तो रिक्त मतलब होता है खाली, खाली का मतलब हो गया कि कोई भी अवयव या सदस्य न हो। तो परिभाषा अपन खुद बना सकते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होगा, वे समुच्चय जो जिनमें अवयव कितना हो, 0 हो, यानी कि अवयव ही ना हो, कोई भी अवयव ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। फिर मैंने बोला दूसरा एकल समुच्चय, तो हम उससे वहाँ से देखते हैं कि वे समुच्चय जिनमें अवयव या सदस्य कितना हो, एक ही हो, उसे क्या कहेंगे हम, एकल समुच्चय। दूसरा है हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ कि वे समुच्चय जिनमें जो अपन के अवयव हैं वो क्या हो, परिमित हों, यानी कि फिक्स हों, उन्हें तो क्या कहेंगे हम, परिमित। और वे समुच्चय जिनमें जो अवयवों की संख्या होगी वो अपरिमित हो, मतलब अनंत हो। जैसे मैंने बोल देता हूँ कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। मैं बोल देता हूँ x इस प्रकार है कि x पूर्ण संख्या है। इस प्रकार मैं बोल देता हूँ कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक संख्या है। तो अपन बता सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भी क्या है, बहुत हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि x मतलब x इस प्रकार है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो हमें पता है कि स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 होते हैं। तो वो कौन से समुच्चय हो गए, परिमित। और जो पूर्णांक का हो गया, पूर्ण का हो गया या प्राकृत संख्याओं का हो गया, उनको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। अब बात आती है समान व असमान समुच्चय की। तो हमें पता है कि अपन इतना तो भेद पता लगा सकते हैं कि समान कौन होता है और असमान कौन होता है। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि समान समुच्चय वे होते हैं जिनमें जो दो समुच्चय हमारे पास दिए होंगे उनमें अवयवों की संख्या देख लेंगे, वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो अवयव हों वो भी समान होने चाहिए। तो क्या होगा, समान समुच्चय। और अवयव अगर भिन्न भिन्न है तो क्या होगा, असमान समुच्चय। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप जो मैंने यहाँ पर समुच्चय के प्रकार बताए हैं और जो लिखे हैं उनकी परिभाषा आप स्वयं से बनाकर एक बार लिख कर देखना, आपको ज़रूर लिखना आएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो हम आपको यहाँ पर परिभाषा भी लिखवा